थ्री इडियट्स मूवी जब पहली बार देखी थी तो रेंचो का कैरेक्टर कितना इंस्पायरिंग लगा था। नई इनोवेशंस, नेक्स्ट लेवल नॉलेज और स्टिल डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। अब आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि रेंचो सिर्फ एक फिल्मी कैरेक्टर नहीं था, बल्कि वो इंसान रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, ये कैरेक्टर एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड था जिनका नाम है सोनम वांगचुक। ये एक एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनल रिफॉर्मर और एक इनोवेटर भी हैं। लेकिन अपनी पूरी लाइफ साइंस, सोसाइटी, नेचर और लद्दाख को देने के बावजूद भी आज ये बंदा जेल में बंद है। क्यों, कैसे, कब, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में और साथ ही देखेंगे कि रियल लाइफ रेंचो की क्या कहानी थी। तो एंड तक बने रहना। लद्दाख के एक छोटे से गांव यूलेटोक्को में 1 सितंबर 1966 को सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। उनके पिता सोनम वांग्याल एक पॉलिटिशियन थे। गांव में कोई भी स्कूल न होने की वजह से 9 सालों तक सोनम वांगचुक ने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली और उनकी फर्स्ट टीचर बनी उनकी मदर। अपनी मदर टंग बोर्डिंग में उन्होंने लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स अपनी माँ से ही सीखे। फिर 9 साल की उम्र में जब सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर बने तो उनकी पूरी फैमिली श्रीनगर माइग्रेट कर गई और वहीं पर एक स्कूल में सोनम वांगचुक का एडमिशन हुआ। लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज और लुक्स की वजह से वो स्कूल एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का डार्केस्ट पीरियड बन गया। वो हमेशा चुप रहते, जिससे काफी लोगों को ये भी लगने लगा कि वो किसी तरीके से डिसेबल्ड हैं। इस डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट से तंग आकर 1977 में सोनम वांगचुक अपना सब कुछ छोड़कर अकेले दिल्ली आ गए। उन्होंने विशेष केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को अपने पास्ट स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में बताकर उन्हें एडमिशन देने की रिक्वेस्ट की। अपनी स्कूलिंग पूरी करके सोनम वांगचुक एक बार फिर श्रीनगर आते हैं और NIT श्रीनगर से केमिकल इंजीनियरिंग में B.Tech पूरी करते हैं। जब उनके फादर ने उनकी कैरियर चॉइसेस को सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने खुद के खर्चे को अपने कंधों पर उठा लिया और अपनी एजुकेशन को खुद फाइनेंस करने लगे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी नॉलेज और करियर को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वेस्ट नहीं करना है, बल्कि लद्दाख के लोगों के लिए कुछ मीनिंगफुल करना है। यहीं से शुरू हुआ उनका रियल लाइफ रेंचो बनना। 1988 में अपने भाई और 5 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख मतलब सैकमोल नाम का एक स्कूल एस्टेब्लिश किया, जिसका मेन एम पुराने तरीकों को छोड़कर इनोवेटिव और फ्रेंडली वे में बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना था, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी चीजों को आसानी से और प्रैक्टिकली समझ सके, जिससे हर स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। उन्होंने अपनी टीचिंग स्टाइल को इतना प्रैक्टिकल और फन बनाया, स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ सब्जेक्ट समझे बल्कि उन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी किया। ये एक ऐसा स्कूल है जहां सिर्फ उस बच्चे को एडमिशन दिया जाता है जो किसी एग्जाम में फेल हो गया है। सैकमोल का कैंपस कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि लद्दाख के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी इसके अंदर के टेम्परेचर्स वार्म रहते हैं। सोलर पावर का यूज करके कैंपस एरिया को -25 डिग्री सेल्सियस जैसी खतरनाक टेम्परेचर में भी वार्म रखा जा सकता है। फिर 1993 में उन्होंने एक रीजनल मैगजीन लॉन्च की, लद्दाख मेलोंग, जो इंग्लिश और लद्दाखी 2 लैंग्वेजेस में पब्लिश होती थी। बट किन्हीं रीजंस की वजह से इस मैगजीन को 2005 आते आते बंद करना पड़ा। सोनम वांगचुक का एक और सपना था, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो बल्कि स्टूडेंट्स को जिंदगी के असली चैलेंजेस के लिए तैयार करे। इसी विजन से उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी हियाल नाम की यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। ये एक एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सिटी है जो लद्दाख के लोकल इश्यूज पर फोकस करती है और सबसे खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जैसा कि थ्री इडियट्स मूवी के लास्ट के कुछ मिनट्स में दिखाया जाता है। 1994 में सोनम वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू होप भी शुरू किया, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें गवर्नमेंट, विलेजेस और सिविल सोसाइटी सब ने मिलकर एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश की। हर गांव में कमेटीज बनाई गई, टीचर्स को बच्चों के लिए फ्रेंडली टीचिंग मेथड्स सिखाए गए और टेक्स्ट बुक्स को लोकल कल्चर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रीडिजाइन किया गया। और इस इनिशिएटिव का माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देखने को मिला 10th ग्रेड के पासिंग रेट्स में, जो कभी 5% था, 7 साल में 55% और आगे चलकर 75% हो गया। मतलब एक इंसान के विजन ने पूरे रीजन का एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ थमी नहीं। सोनम को लद्दाख और यहाँ के लोगों के लिए काफी कुछ करना था, इसलिए उन्होंने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया और फ्रांस के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में क्रेटेयर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जहाँ उन्होंने सीखा कि बहुत ही लो कॉस्ट में लद्दाख के
क्लाइमेट के हिसाब से रेजिलिएंट बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाएं, जो लद्दाख जैसे हार्श एनवायरनमेंट में परफेक्टली काम कर सके। और फिर दुनिया के सामने आया वो इन्वेंशन जिसने सोनम को वर्ल्ड फेमस कर दिया, आइस स्तूपा प्रोजेक्ट। देखिए, लद्दाख जैसे रीजन में वाटर स्कैरसिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ विंटर्स में तो पानी ठीक अमाउंट में अवेलेबल रहता है, बट जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं पानी की कमी होने लगती है, जिससे फार्मर्स की फसलें सूख जाती थी। सोनम ने इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आइस स्तूपास को बनाया। आइस स्तूपा एक कोन शेप का बड़ा बर्फ का टावर होता है जिसमें विंटर्स के पानी को फ्रीज करके स्टोर किया जाता है। कोन शेप होने की वजह से बर्फ धूप में जल्दी नहीं पिघलता और धीरे धीरे मेल्ट होता है। जब गर्मी शुरू होती है और फार्मर्स को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ये स्तूपा से पानी रिलीज होता है और ये खेतों को इरिगेट करता है। और ये सब होता है बिना किसी फ्यूल या कन्वेंशनल पावर सोर्स के, सिर्फ ग्रेविटी और सोलर पावर का यूज करके। सोचो, जो काम गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं कर पाई, वो एक टीचर ने कर दिखाया। आज 30 से भी ज्यादा विलेजेस में आइस स्तूपास यूज होते हैं। साथ ही उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से बचाने के लिए सोलर हीटेड टेंट्स भी इन्वेंट किए हैं, जिसमें दिन की एनर्जी को ट्रैप करके रात को टेंट में हीट मेंटेन की जाती है। इन्हीं इनोवेशंस की वजह से सोनम वांगचुक को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशंस मिले। सोनम को 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसके अलावा भी रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस और कई ओनर्स उनके नाम हो गए। उन्हें लोग सिर्फ एक इंजीनियर या इनोवेटर नहीं, बल्कि एक एनवायरमेंटल रिफॉर्मर मानने लगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी सोसाइटी और नेचर को डेडिकेट कर दी, उसे सरकार ने NSA यानी देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया। दरअसल 2019 में लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बना तो लोकल्स को लगा कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स सामने आई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल, जो किसी भी कम्युनिटी को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है, उसमें लद्दाख को काउंट ही नहीं किया गया। इसीलिए लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किए ताकि उसको 6 शेड्यूल में डाला जाए। सोनम वांगचुक भी इस डिमांड को उठाते रहे हैं एंड 2024 में सोनम ने 21 दिन का हंगर स्ट्राइक भी रखा। तब से ये लड़ाई चलती आ रही है। 1 सितंबर 2025 को उन्होंने कई लद्दाख के लोगों के साथ दिल्ली चलो पदयात्रा स्टार्ट की। ये एक सिंबॉलिक और पीसफुल मार्च था जो उन्होंने लद्दाख से शुरू किया था। डिमांड ये थी कि लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंडर प्रोटेक्शन मिले। साथ ही ये भी डिमांड थी कि जॉब्स और लैंड लोकल्स के लिए सिक्योर किए जाएं और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाई जाएं। लेकिन जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ा, टेंशंस बढ़ गईं। 24 सितंबर को लेह में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश हुआ, फायरिंग तक हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इंजर्ड हुए। इसके बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन कर लिया गया और उन्हें जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। NSA 12 महीनों तक सोनम वांगचुक को बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए डिटेन कर सकती है। उनके अरेस्ट ने देश भर में सॉलिडरिटी मूवमेंट को जन्म दिया। सोशल मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटीज और एक्टिविस्ट सब ने उनके सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई। आज भी सोनम वांगचुक जैसी महान शख्सियत जेल में बंद है। मैं और आप, हम सबको ट्राई करना चाहिए कि जितना ज्यादा उनको सपोर्ट कर सकते हैं करें। आज भी इंडिया में फिल्मी हीरोज से ज्यादा इन रियल लाइफ हीरोज की जरूरत है। सोनम वांगचुक की लाइफ एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उन्होंने प्रूव किया है कि नॉलेज का असली मतलब है सोसाइटी को कुछ देना। लेकिन उनका प्रेजेंट सिचुएशन हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्चाई और सैक्रिफाइस का सफर कभी आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक के साथ न्याय हो रहा है या उन्हें पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।